मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और नमस्कार हम सभी से यहाँ जुड़ने के लिए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हर सप्ताह की तरह एक नए अतिथि के साथ हम आपके सम्मुख यहाँ पर बैठे हैं। आज जो अतिथि हमसे यहाँ पे जुड़ी हैं उनका नाम है मृदुला प्रधान जी। मृदुला मैम हिंदी और मैथिली में बहुत ही बढ़िया लिखती हैं और इनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ के साथ मैम संस्मरण भी लिखती हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखती आ रही हैं। तो आज हम यहाँ पर जुड़े हैं मृदुला मैम से, मृदुला मैम की जर्नी को जानने के लिए और उनके जीवन में जो संघर्ष उन्होंने झेले उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। आइए आज उनसे ही जानते हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बड़ी बिंदी के इस मंच पर। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत आभार आपका, विभा जी का, आपका और बड़ी बिंदी के सभी सदस्यों का मेरा सप्रेम नमस्ते। और पहली बार यहाँ जुड़ रही हूँ आप लोग के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो वैसे तो मैं अपने बारे में क्या कहूँ, सच तो ये है कि मुझे उतना कहना खुद के बारे में आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासाओं को संभवतः मैं जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी, आप जो पूछना चाहें। जरूर मैम, ये आपका बड़प्पन है मैम। और कुछ और जानने से पूर्व मैं आपको चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ा सा आपकी अतीत की गलियों में ले जाऊं और मैं हाँ, चाहूंगी कि आप वहां से क्या याद करती हैं, कौन से मधुर गीत आपको याद आते हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। आपके बचपन के कहाँ से आपकी लेखन यात्रा शुरू हुई थी? क्या बचपन में ही उसके बीच कहीं थे? कैसे शुरुआत की मैम? अच्छा अच्छा। बचपन में तो मैं बचपन में मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और थोड़ा पीछे जाऊं तो घर में चंदा मामा, बालक, चुन्नू मुन्नू वगैरह मैगजीन आती थी, तो पढ़ते थे। फिर जब किशोरावस्था में आ गई तो घर में जो धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इलस्ट्रेटेड वीकली और दिनमान, सभी, माधुरी, फिल्म फेयर, सब मैगजीन आती थी। तो पढ़ने लिखने का बड़ा उस समय पढ़ने का शौक। उसके अलावा तब हिंद पॉकेट बुक की एक स्कीम थी कि 5 रुपए में 6 किताबें हर महीने आती थी। वो स्कीम एक हिंद पॉकेट बुक ने चलाई थी, लोगों में पढ़ने की रुचि जागृत करने के लिए। तो घर में वो भी आता था और मेरे माँ, मेरे पिताजी, ये लोग बहुत पढ़ते थे। माँ हिंदी की पढ़ती थी और बाबूजी मेरे अंग्रेजी के पढ़ते थे। तो वहीं से पढ़ने का जो माने उत्साह मेरे में जो आया, तो पढ़ने की तो वहीं से ललक जागी। और कविता में मेरी रुचि तो अपने आप ही जग गई थी धीरे धीरे। जब स्कूल में पढ़ती थी तो कोर्स में जो भी कविता आता था, इतनी बार पढ़ती थी कि वो कंठस्थ हो जाते थे एकदम। जी। तो कविता की एक रुचि मेरे में स्वाभाविक रूप से बचपन से थी। तो बस यही कहेंगे कि उसके बाद तो मैम ये जो पहली कविता आपने लिखी, जो पहली कविता फूटी, वो कैसे फूटी? मतलब अगर आपको याद है तो मैं चाहूंगी कि हमें बताएं कि पहली कविता आपने कैसे लिखी और किस विषय पर लिखी। हाँ हाँ, एकदम बताएंगे हम आपको। रुकिए एक सेकंड, बताते हैं हम आपको। पहली कविता की तो बहुत अच्छी मेमोरी है मेरे पास। ये तब मैं 34 साल की थी। जी। पढ़ती तो थी, कविताएं पढ़ती थी, सबकी याद करती थी, लेकिन यही है कि जब पहली कविता लिखी तो उस समय मैं 1981 में पहली बार मैं ऐसे ही बालकनी में बैठी हुई थी। यही बारिश का मौसम था, तो बालकनी में बैठे बैठे हमको एकाएक आसमान की ओर नजर गया, तो हम देखे कि वहाँ आसमान में बादल छाया हुआ है। तो वो देखते देखते मेरे मन में पता नहीं एक शब्दों का उथल पुथल जैसे मचने लगा और एकदम से दिमाग में आई ये 2 लाइनें कि आकाश में छाए हुए बादलों से मांग कर नमी थोड़ी सी प्यार की, चांदनी में गुनगुनाना है फुर्सत के क्षणों में। तो ये झटपट उठ के हम कलम से ये पहली बार कविता के रूप में ये मेरे मन में आया, तो कागज पर लिख ली मैं। उसके बाद फिर इसको धीरे 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 करके इसको एक कविता का रूप दिया, जिसकी आखिरी यही 4 पंक्तियां हुई। और इसी के इस पर मेरी पहली कविता संग्रह भी इसी नाम को लेकर छपी। ये 1981 की बात है जी। एक इस बात तरह और मैम, शुरुआत। जब हम किसी भी साहित्य को पढ़ने की बात करते हैं मैम, या हम एकांत में बैठ के लिखने
का एक प्रयोजन बनाते हैं कि हम एकांत में बैठे और हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। कई बार हम सोच के भी नहीं बैठे होते, बस आपने जैसा कि अभी बताया अभी कि आप बस बैठी थी और ये 2 लाइनें आपके हाँ दिमाग में हाँ आई और आपने से कागज कलम ढूंढा। हाँ हाँ। तो मैं चाहती हूँ मैम आप हमें कुछ बताएं कि आप ये एक एकांत का लिखने पढ़ने से आप क्या संबंध पाती हैं? आपको लगता है कि एकांत का होना भी, क्योंकि आजकल का जीवन बहुत व्यस्त है, हम सब बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत चीजों में इन्वॉल्व हैं और उसको अच्छा भी माना जाता है, पर क्या एकांत की क्या भूमिका है मैम इस किसी भी साहित्य को पढ़ने या लिखने में? वो हमको हम तक कितना पहुंचाता है? कुछ कहें इस पर। मेरे लिए एकांत जरूरी नहीं है लिखने के लिए, बल्कि चहल पहल भीड़ भाड़ एकदम रहता है ना, उस समय ही हमको ज्यादा दिमाग में कुछ आता है। जैसे एकदम एकांत बैठे हैं तो उस समय कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। दरवाजा सुबह की बात है, जैसे सुबह में दरवाजा खोल के बैठी, चाय पी जी रही हूँ, तो जरा सा एक दिन देखे कि कुहासा जैसा, बाहर में जाड़े का समय था, तो वो कुहासा को देख के एकदम से लगा कि कुहासों की जरा चादर जरा फट जाए, आंगन में जरा सी धूप जो आ जाए, बैठे हम वही काढ़े दुसालों पर, वही हाथी वही घोड़ा वही चिड़िया वही बनफूल। ये 4 लाइन वाह, कुहासे को देख के मेरे दिमाग में आ गई। तो फिर ऐसे जो 2-4 लाइनें आती है ना, फिर मैं आराम से बैठ के उसको आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा। अभी आपने मैम बताया कि आप कई बार तब भी लिखती हैं, एकांत नहीं होता जब आप तब भी हाँ, लिखने को एकांत उतनी ही में प्राथमिकता दे पाती हैं। एकांत में जी उसको बढ़ाते हैं, लेकिन जो शुरुआत होती है वो अधिकतर भीड़ भाड़ में ही होती है। मैम, वो जो भीड़ भाड़ में शुरुआत होती है, क्या उसका भी उसको भी हम एक तरह से ध्यान कह सकते हैं? क्योंकि जब आप ज्यादा भीड़ में होते हैं तब भी आप स्वयं पर ज्यादा केंद्रित होते हैं कई बार, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो कविता, पहली कविता आपको बताए थे ना, जो बादल को जी देख के, तो वो उसकी जी पूरी जी, कविता जो बनाए वो बताए आपको फिर? उसकी जो बिल्कुल पहली मैम। आकाश जी, की, उसको फिर जब स्वागत है। 4 लाइनों को लेके जो पूरी कविता लिखे, तो वो ये थी कि सागर तल में बिखरे हुए सीपियों के समान मनोभावों से, जीवन के सुंदरतम मोतियों को चुनकर लड़ियों में पिरोना है फुर्सत के क्षणों में। कलियों को चूमते हुए भंवरों से लेकर पराग थोड़ा सा सपनों का शीशियों में संजोना है फुर्सत के क्षणों में। और अंत में वही 4 लाइनें कि आकाश में छाए हुए बादलों से मांग कर थोड़ी सी नमी प्यार की, चांदनी में गुनगुनाना है फुर्सत के क्षणों में। तो फिर जो पहली कविता संग्रह मेरी छपी, तो उसका नाम ही है फुर्सत के क्षणों में। जी मैम, जितना भी मैं अभी तक आपको हमारी ऑनलाइन बात होने से पहले जितना संभव हुआ मैं पढ़ पाई, आपको दिखता है स्पष्ट रूप से कि आपको प्रकृति से बहुत प्रेम है। वो स्पष्ट है, दिख हाँ, जाता है कि हाँ, चिड़िया हो, बादल हाँ, हो, हवा हो, हाँ। पेड़ पौधे हो, आप इसमें खूब मनोरंजन पाती हैं और उसको बहुत अंदर तक महसूस करती हैं। उसका हाँ, आपके लेखन पे क्या प्रभाव है मैम, कुछ बताइए। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। दिनचर्या की बातें जैसे लिखती है ना, मेरा तो है कि कविताएं का मेरा विषय ही है कि दिनचर्या की बातें, तो वही समझ लीजिए कि प्रकृति से भी जुड़ी है, अपने मन की भी कोई बात है, तो कविताओं में बोलने के बजाय मेरे भाव कविताओं में आते हैं नज़र, तो प्रकृति से भी, और कुछ अपनी अपने अनुभव भी, कुछ दूसरों के अनुभव भी। हर बात अपनी ही नहीं होती है, कई बार दूसरों की भावनाओं को भी हम लिख लेते हैं शब्दों में, जी जी, कई बार अपने अनुभव लिख लेते हैं। कभी रात में सोते-सोते एक लाइन दिमाग में अगर गूंजता है, तो तुरंत उसको कॉपी में उठकर लिख लेते हैं कि सुबह उड़ नहीं जाए, क्योंकि सुबह बिल्कुल। फिर सोने पर भूल जाती हूँ ना। जी, तो इसलिए हर तरह की कविताएँ तो लिखती रहती हूँ, ऐसे ही प्रकृति से भी जुड़ी और अलग भी अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कविताएँ। कुछ सुनाएंगी मैम हमें प्रकृति से जुड़ी अपनी कोई भी कविता? अच्छा, प्रकृति से जुड़ी भी, अच्छा 1 सेकंड रुकिए। मिल गई अचानक दराज के कोने में
गुड़िया एक कागज की, जाने कब की रखी। मिल गई अचानक दराज के कोने में, गुड़िया एक कागज की, जाने कब की रखी। चौंक गई, खोली, अरे इसमें तो बीज हैं, सुनहले पहले चमकीले, लाल पीले हरे नीले। रखती तो थी चुन चुन कर, झाड़ पोंछ कर, सुखा सुखा कर, याद आया तब मैं बीज इकट्ठा करती थी, तब मैं बीज इकट्ठा करती थी। हवाओं के, बादलों के, सपनों के, कहकहों के, और ये कुछ अलग सी कहे अनकहों के। उन पलक झपकती लंबी लंबी रातों के, उन नर्म मुलायम मीठी मीठी बातों के, कुछ छुए और अनछुए सवालों से निकले हल, कुछ आज और कुछ बीते छोटे मोटे पल, कुछ साम दाम कुछ दंड भेद, कुछ दुनियादारी के हलचल की, कि तब मैं बीज इकट्ठा करती थी। हाथों में पुड़िया को थामे, तलहथियों पर बीजे फैला, चकाचौंध सी होती मेरी आंखों से एक चमक उठी, धीरे से कानों में बोली, आओ इनको चलकर बोते हैं, आओ इनको फिर से बोते हैं। कुछ गमलों में, कुछ क्यारी में, आंगन प्रांगण फुलवारी में, अंकुराएंगे मुस्काएंगे, पौधा बनकर इठलाएंगे, पुष्पित पुलकित हो कर अपना सौरभ फैलाएंगे। कुछ दूब उगेंगे बचपन के, कुछ प्यार भरे किस्से होंगे, जब धूप छाँव की चादर पर हर मौसम के हिस्से होंगे। कलियां झुक झुक शर्माएंगी, फूलों का रंग अलग होगा, डालों पत्तों पर शबनम की बूंदें आकर इतराएंगी। तब तब मृदु मन की कोमलता का मधुमास लिए खाली बैठे, तब मृदु मन की कोमलता का मधुमास लिए खाली बैठे, तुम सहज सरल इस उपवन को अलिगुंजन से सींचा करना, मधु से मधुतम चल पंखों पर शब्दों के जाल बिछाकर तुम कड़ियों को लय में जोड़ जोड़ ताना बाना करती रहना। सोचो कितना सुंदर होगा, अनुपम अभिनव अनुभव होगा, कविता उंगली पर खेलेगी, इससे बढ़कर क्या अब होगा, इससे बढ़कर क्या अब होगा। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर कविता मैम, बहुत सुंदर। आपको पढ़ने के दौरान मैम मुझे ये 4-5 लाइनें मैंने पढ़ी जो आपने लिखी थी हाँ, आपके पिताजी के बारे में। हर उम्र में पिता बच्चे के मन से कहीं ज्यादा दिमाग में ठहरता है, और दिमाग मन की तरह अंधा नहीं होता, विश्लेषण करता है, सोचता रहता है, खोजता रहता है, और इस प्रक्रिया में पिता से प्यार बढ़ता रहता है। चूंकि हम आपके बचपन की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको वापस से आपके बचपन की ओर ले जाना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ पिताजी की जो एक पर्सनालिटी थी, उनका जो एक आपका प्रभाव था आपके जीवन पे, वो कैसा रहा, उनसे आपने क्या क्या पाया अपनी इस जर्नी में आने से पहले। पिताजी का प्रभाव ये था कि वो बहुत कम बात करते थे। हम उस समय, अब आज तो बच्चे पिता से कितना हिल-मिल के एकदम फ्री होके बात करते हैं। तब हम लोग के समय पिता का एक बहुत बड़ा लिहाज था कि हम लोग पिता से माँ से हर तरह की बातें हो, पर पिता से बहुत ही लिहाज से, बहुत उनका रिस्पेक्ट, और उनसे एकदम से जैसे रिजर्व टाइप के पिता होते हैं, समझ लीजिए। तो एक कहानी, एक बात मुझे याद है उनकी कि कॉलेज जाने के लिए मैं तैयार थी, जा रही थी, तो आंचल जैसे साड़ी का जैसे अभी है इस तरह से आंचल ऐसे गिरा हुआ, तो जी मेरे पिताजी पीछे से आए और मेरा आंचल उठाकर और मेरे पीठ को ढक दिए, क्योंकि को एजुकेशन का कॉलेज था उस समय, सीएम कॉलेज दरभंगा में पढ़ रहे थे। तो जी पीछे से आकर, और उनको लगा कि पीठ दिखना ठीक नहीं है, मेरा आंचल उठाकर पीठ ढक दिए, और ढक दिए। उसके बाद 2 साल की पढ़ाई कॉलेज में मैंने फिर कभी फिर आंचल नहीं गिराया, हमेशा ढक के, उस माने उनके उस ढकने को इतना सम्मान देना, इतना लिहाज करना उस बात को, तो इस जी। तरह की छवि पिता की थी, इस तरह की छवि हम थी। सभी जिस परिवेश से आते हैं मैम, बहुत कुछ हम सुनने कि कहे जाने से ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, अनुभव द्वारा सीख लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये जो चीज कही जा रही है वो सिर्फ एक बार कह दी गई है, हमको आगे समझ के चलना है। ये ज्यादातर
मैं कहूंगी कम से कम उत्तर भारतीय राज्यों में ये एक मैंने देखा है कि ये रहता है पिता का प्रभाव। मैं थोड़ा सा माता जी के बारे में भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हमारे हमारे पर उनका इतना प्रभाव होता है कि हम जीवन भर उससे अछूते ही रहते हैं, हम बच नहीं सकते उनके प्रभाव से। मुझे ये भी मैम आपकी एक लाइन ने बहुत अच्छी लगी, आपने कभी कुछ दिनों पहले ये फेसबुक पर पोस्ट की थी। माँ कहती है बस यही सोचकर हम अनेकों काम बिना कोई कारण जाने पूछे कर देते हैं, आपने ये लिखा था। हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ। मैं पढ़ देती हूँ दर्शकों के लिए। उस दिन बाहर जाने की जल्दी थी। एक तरफ चूल्हे पर कढ़ाई में आलू का भुजिया लगभग तैयार था, दूसरी तरफ तवे पर पराठा बन रहा था। घर के काम में हेल्प करने वाला लड़का बना रहा था। मुझसे बोला, भुजिया आप लीजिएगा प्लेट में, मैं पराठा दे देता हूँ। मैं बोली, पहले कढ़ाई उतार दो चूल्हे से। चूल्हे पर से नहीं लेते, ऐसा अम्मा कहती थी। और उसने कहा, सिर्फ मर्द नहीं लेते हैं, औरत लेती है। ऐसा क्यों? मेरे पूछने पर वह बोला, मुझे नहीं पता, ऐसा मेरी माँ कहती। तो इसमें दो चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम। एक तो मैं जानना चाहती हूँ आपके माता जी का आपके ऊपर क्या प्रभाव है आपके जीवन पर, उसके विषय में हमें आप पहले कुछ बताएं। माता जी का बहुत प्रभाव है, क्योंकि माता जी हर बात को बोल बोल के बताती थी। जैसे पिताजी गंभीर थे ना, और माता जी जी उसके एकदम उल्टा समझ लीजिए, कि लगातार वो जो बातें कहती रहती थी वो सब मेमोरी में आज भी, जैसे जैसे हमेशा कहती थी वो। कोई हमसे पूछे कि कब शादी हुई थी माँ की, तो हम कहते हैं 1934 में जो भूकंप आया था उसके 1 साल बाद शादी ठीक थी। वो लगातार इस बात को रटती रहती थी, समझ लीजिए कि जी 1934 के भूकंप में शादी ठीक थी। लेकिन घर में इतनी ट्रेजेडी हो गई, शादी 1 साल टल गई, तो 35 में शादी हुई। तो इसी तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं। और मदर जो थी वो जमींदार घराने की थी, तो उनमें एक जो जमींदारी प्रथा का रोब और जो सब कुछ होता है ना, वो भी उनमें बहुत विद्यमान था। तो जी गांव में होने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई तो उतनी नहीं हुई थी, लेकिन पढ़ पढ़ के बहुत ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ था। तो वो तब कहा करती थी कि अगर हमारे पिताजी हमको पढ़ाते तो इंदिरा गांधी की जगह हम ही हुए होते, ऐसा वाह उनका मानना। इस तरह की जी बातें कहती थी। जी तो माँ का बहुत प्रभाव अभी भी। 2500 चीज घर के रोजमर्रा में, जैसे माँ कहती थी कि संडे को और मंगल को खिचड़ी नहीं बनता है, तो अभी भी हम इस 2 दिन को नहीं बना पाते हैं। कि जहाँ बनाने चले तो याद आता है, नहीं नहीं, अम्मा कहती थी खिचड़ी मंगल और संडे को नहीं बनना है, तो नहीं बनना जी है। तो इस सब में कोई मतलब नहीं है। जैसे वो कढ़ाई वाली बात, तो इस सब का कोई मतलब नहीं होते हुए भी एक सबकॉन्शियस में ये बातें जो रहती है ना, तो वो अभी भी फॉलो कर लेते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब इसी इसी एक जो अभी मैंने 4 लाइनें आपकी पोस्ट की पढ़ी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। इसमें एक कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श की भी बात आ जाती है कि हाँ क्योंकि हम सभी जिस समाज में रहते हैं वो एक पितृसत्तात्मक समाज है। हाँ हाँ। उस उसकी जो कंडीशनिंग है वो हम सबके, मैं कह सकती हूँ, खून में है। हम उससे अछूते रह ही नहीं सकते, वो हमें छू के ही जाता हम्म, है। आप स्त्रियों के लेखन पर जो आज कल हो रहा है हम्म। उससे कितना वाकिफ हैं, और क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगी कि वो कितना समाज के लिए हितकर है, या उनको क्या वो स्थान लेखन में मिल रहा है जो वो सच में उनको मिलना चाहिए, क्योंकि समाज तो आज भी वही है। हाँ, पर लेखन में स्त्रियों को तो बहुत सम्मान मिल रहा है, सम्मान। कितनी जी स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, लेखन के बदौलत मिल रही हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि लेखन में कोई उनको पिछड़ापन है। उनके लिखती भी बहुत अच्छा है, और उन्हें जगह जगह सम्मानित भी किया जाता है उस लेखन के लिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी लेखकों की लेखनी बहुत अच्छी है आजकल के समय में भी। तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान जी। मिलता है, पूरा सम्मान मिलता है औरतों को आजकल। और मैम आजकल जिसको सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन कहते हैं स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिकता जिसको हम कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? उससे आप कितना सहमत हैं? हाँ, उसके बारे में हम आपको कहेंगे, रुकिए। युवा जी पीढ़ी के बारे में, जैसे ना आज जी की जी युवा बिल्कुल पीढ़ी जो बिल्कुल। है, जी वो अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत सजग है। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। उनके मन में रहता है ना कि जो मर्जी हम कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। पर उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये ऐसे नहीं है कि स्वतंत्र हम हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी वाली बात एकदम गलत है।
स्वतंत्रता जो है वो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेवारी है उस स्वतंत्रता की, उसकी एक मर्यादा है जो व्यक्तित्व को निखारती भी है और व्यक्तित्व को अच्छी तरह से परिष्कृत भी करती है। उन्हें ये समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता में और उच्छृंखलता में बहुत फर्क होता है। स्वतंत्रता अलग चीज है, उच्छृंखलता अलग चीज है। इस दोनों में फर्क जानना युवा पीढ़ी को बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि लड़कियों को पुरुषों से कदम मिलाकर चलना बहुत अच्छी बात है, चले, उनके कंधा मिलाकर साथ चले, लेकिन उनको गिरा कर नहीं, उनको नीचा दिखाकर नहीं, उनको प्रतिद्वंदी बनाकर नहीं, उनके साथ सहयोगी बनकर चले, उनके साथ संतुलन के साथ चले। क्योंकि देखिए पुरुषों में भी बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो औरतों में नहीं होती हैं, और औरतों में बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो पुरुषों में नहीं होती हैं। तो इन दोनों का संतुलन बहुत ही जरूरी है। स्त्रियों और औरतों को एक खास बात, लड़कियों को खास कर कहना चाहूंगी कि अपने में आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के साथ साथ नारी सुलभ कोमलता और संवेदनशीलता को हमेशा जीवित रखें, क्योंकि अंततः माँ तो उन्हें ही बनना है। जी, थोड़ा समय अब मैम आना चाहूंगी आपकी यात्राओं के ऊपर। आपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मैं चाहूंगी मुझे और मेरी बड़ी बिंदियों के जो व्यूवर्स हैं उनको आप अपनी यात्राओं के बारे में कुछ बताएं, और यात्राओं ने सबसे पहले आपके लेखन को कितना समृद्ध किया है उसके बारे में कुछ कहिए। यात्रा से तो बहुत सी समृद्ध, लेखन को समृद्ध इसलिए किया है कि हर जगह का भी आएगी किताब, अब एक लिख रही हूँ उस पर, लेकिन अभी उसके तो सब बातें याद नहीं है। तो जहाँ जहाँ घूमे हर जगह की बातें लौटने के बाद उसकी चर्चा करना और उसको लिख के रखना, ताकि अब उससे फायदा भी ये हुआ कि जब हम लोग बाहर बाहर घूमने गए यंग एज में, तो उस समय की जो बातें थी तो बाद में लिखती गई एक डायरी के पन्ने की तरह। और अब जब उसको किताब के रूप में लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे बच्चों को उस समय जो छोटे थे उन्हें तो भूल गया था वो सब बातें, अब वो पढ़ते हैं तो उन्हें भी बहुत इंजॉय करते हैं कि अरे ये भी हुआ था हम तो भूल गए थे, अरे ये भी हुआ था हम तो भूल गए थे। मुझे खुद भी बहुत सी बातें वो पढ़ के याद आती है कि अरे हम लोग तो यहाँ गए थे, ऐसे खाए थे, ऐसे पहने थे। तो इससे बहुत अच्छा लगता है सोच के पुरानी बातें। मैम आपने कुछ लाइनें अपनी सूडान यात्रा के ऊपर भी लिखी हैं। फेसबुक पे मैंने पढ़ा। किसी भी ऐसी यात्रा के बारे में हमें अपने कुछ अनुभव साझा करेंगी जो आपको याद हो अभी? हाँ, बाकी जगह तो कम रहना जाते थे टूरिस्ट की तरह ना, लेकिन ये है कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिका की तरह तो टूरिस्ट की तरह 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के, लेकिन सूडान में हम 5 साल रहे। तो वहाँ की बहुत से अनुभव, वहाँ के बहुत से अनुभव हैं। एक अनुभव तो ये है कि जो घर में लड़का काम करता था, घर के काम में हेल्प करता था, तो वो एक दिन मुझसे बोला आके कि मुझे कल छुट्टी चाहिए। मुझे किस लिए? बोला कि कल मेरे फादर की 7वीं शादी है, 7th मैरिज है, और उसमें गवाह के रूप में हमको वहाँ पर साइन करना है, इसीलिए कल मैं नहीं आऊँगा। तो बहुत आश्चर्य हुआ, उससे बोलने लगे हम कि ये सब बहुत खराब बात है, कैसे? तो माँ, कई माँ है उसमें से, ऐसा नहीं है कि सब माँ नहीं है। जी। तो इसी संदर्भ में बात करते हुए वो हमसे पूछा कि आपको कितनी मम्मी है? अब ये बात तो एकदम मेरे लिए बहुत ही, मैंने एकदम अवाक हम रह गए कि आपको कितनी मम्मी है। तो फिर लौट कर हम आए तो अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे वो पूछ रहा था वहाँ पर। माने उन लोग के लिए तो नॉर्मल बात है, साधारण बात है। जी। तो इस तरह की बातें, या फिर वहाँ सूडान में तो एकदम अलग परिवेश था ना यहाँ से, लेकिन ईमानदार इतने लोग कि पूछिए मत। कहीं भी किसी भी समय चले जाए तो किसी तरह की वहाँ पर डर भय वाली बात नहीं थी। इंडियन लोगों का बहुत आदर करते थे वो लोग, और तो बहुत अच्छा समय बीता वहाँ पर। इंडो सूडान क्लब था एक, जिसमें इंडिया में जो भी पिक्चर रिलीज होती थी वो दिखाई जाती थी। तो उस 5 साल के पीरियड में कोई ऐसी पिक्चर नहीं रही जो हम नहीं देखे, इंडियन हिंदी पिक्चर। वहाँ पर गुजराती कम्युनिटी थी बहुत बड़ी,
तो वो लोग लाते थे क्लब में, और इंडियन खाना उस दिन बनता था, कभी डोसा, कभी छोले भटूरे, इस तरह के चीज़, और साथ में पिक्चर। तो बहुत इंजॉय किए वहाँ का समय हम 5 साल, बहुत अच्छा लगा। जब आप लेखन नहीं करती हैं मैम, तो आप क्या करना पसंद करती हैं? मेरा खाना बनाने में बहुत रुचि है। कई बार हम अकेले जब बैठे रहते हैं और लगता है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, बच्चे भी आज नहीं आए हैं, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, तो क्या करें? तो एकदम से किचन में जाके कुछ बनाने लगते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं उससे, बहुत हमको अच्छा लगता है किचन का जी, मैं काम कर। उसी उसी बात पर मैं आना चाह रही थी मैम, तो इसीलिए मैं चाह रही थी आप ही उसकी शुरुआत करें, क्योंकि मैं देख रही थी कि आपको खाना बनाने का भी बहुत शौक है। क्या हाँ, हाँ, खाना हाँ। बनाते भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिमाग में कुछ आप खाना बना रही हैं, पर आपका ध्यान कुछ बुन रहा है, अंदर मन लिख रहा है और साथ-साथ आप तुरंत आपने नोटबुक उठाई और कुछ नोट कर लिया, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, हाँ, कभी-कभी होता है, लेकिन यही है कि खाना बनाना अब आता है अच्छा, क्योंकि शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, और उस जी, समय खाना बनाना क्या, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये पानी चाय कब पड़ेगा और कब छानना है, कब उबलना है। चाय भी सच पूछिए तो एकदम नहीं, क्योंकि जिस परिवेश से आए हम, वहाँ पानी भी समझ लीजिए कि पानी भी डालकर खुद से नहीं पीने का सिस्टम था मेरा, माने नहीं था वहाँ का माहौल। पानी भी जो छोटे-छोटे लड़के नौकर होते थे, वो लोग पिलाते थे लाके, सुराही का तब ज़माना था, सुराही से पानी भर के। तो एकदम से उसके बाद मेरी शादी के बाद, कम उम्र में जी। शादी हो गई, फिर मेरी मदर इन लॉ जो थी, उनको खाना बनाने का बहुत शौक था। हर रोज़ नया नए-नए तरह से खाना बनाती थी, तो उसमें मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा अवसर मिला। बेसिक मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ हम सीख पाए खाना, और रुचि थी बनाने की, तो वही बढ़ते-बढ़ते फिर कभी दोस्त से सीख रहे हैं, कभी किसी से सीख रहे हैं। सीख रहे क्या, अभी तक भी, अभी कल भी हम एक चीज़ किसी से सुने, तो खट से बनाया। अभी भी है कि किसी से कुछ नया सुनो तो बनाने का मन करता है, और मेरा सेकंड हॉबी मेरी यही है कि मैं किचन में खाना। जी। मैं चाहूँगी आप एक बार हमारे दर्शकों को कुछ भी जो आपको पसंद हो आपका लिखा एक बार पढ़ दीजिए। अच्छा, कविता सुनाऊँ? जी, ठीक है। मेरी बहुत पसंदीदा कविता है ये, कि स्वागत है। नमी नमी आँखों से अचानक बोल पड़ी, नमी आँखों से नमी आँखों की अचानक बोल पड़ी, आँखों से निकल जाऊँगी बाहर की तरफ। छोड़ो ना, आँखों ने कहा, घुल-मिल कर अंदर ही सूख जाना। पता है बड़ी मुश्किल से खुद को सँभालती हो, मित्र बनकर बार-बार बहलाती हो। तभी तो चुभने लगूंगी सूख कर आँखों में, जो ज़्यादा रहूंगी मित्र बनकर तुम्हें पीड़ा नहीं दूंगी। तो फिर कहा आँखों ने, इतना कहा मान लेना, दिन के उजाले में मत निकलना, जाते हुए किसी से मत मिलना, निकल जाना जब घना हो अंधेरा, नींद फैली पड़ी हो, थकी मांदी रात बेखबर सो गई हो। विवस्ता की चादर में मैं आँखों को छुपा लूँगी, तुम निकल जाना बाहर की तरफ, मैं नहीं रोकूँगी। और नमी किसी से नहीं मिली, उसे किसी ने नहीं देखा। वाह! वाह! बेहद खूबसूरत मैम। बहुत संवेदनाएँ दिखती हैं, मतलब मैंने देखा आप मानवीय संवेदनाओं को बहुत सलीके से सँजो लेती हैं लाइनों में, और एक जैसा कि अभी आपने कहा कि एक नारी सुलभ मन में एक भावनाएँ और संवेदनाएँ हमेशा जीवित रखनी चाहिए, वो आपकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखती हैं। चूँकि हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं और हम प्रेम पे बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि प्रेम के विषय में, प्रेम क्या है, आप उसको बताएँ अपने शब्दों में, आपको क्या लगता है, और प्रेम पे अगर आप कुछ हमारे लिए पढ़ना चाहें। एक मिनट। जी। तन्हाई में यूं ही बैठे जब याद हमारी आ जाए,
तन्हाई में यूं ही बैठे जब याद हमारी आ जाए, मीठी यादों को जोड़ जोड़ अलकों में भरकर स्नेह प्रिय, मेरा मन रखने को इतना तुम कर देना, तुम हंस देना। सागर में जब लहरें गाएं, बागों में कलियां मुस्काएं, बादल के पीछे इंद्रधनुष अपनी आभा जब बिखराए, ऐसे में खो स्मृतियों में सौरभ का कर एहसास किए, मेरा मन रखने को इतना तुम कर देना, तुम हंस देना। गोधूली की आहट को सुन पक्षी जब कलरव कर जाएं, नभ के आंगन में छिटपुट से कुछ तारे भी जब खिल जाएं, ऐसे में स्मित हास लिए पलकों पर रखकर प्यार प्रिय, मेरा मन रखने को इतना तुम कर देना, तुम हंस देना। वाह मैम, बहुत बहुत सुंदर। एक हम लिखे, एक कविता है मेरी कि जी रिटायर्ड जो लोग, जैसे पुरुष लोग जब अपने कार्यकाल में तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब रिटायर्ड कर जाते हैं तो उस भावनाओं पर आधारित एक कविता है जो रिटायर्ड पुरुषों के भावनाओं पर आधारित। जी मैम, स्वागत है। तब मैं व्यस्त रहता था, तब मैं व्यस्त रहता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से वहाँ, कुछ सुनता था कुछ नहीं सुनता था, कुछ कहता था कुछ नहीं कहता था, पर तुम जो कहती थी कुछ प्यार व्यार जैसा, वो फिर से कहो ना। मैं जगह जगह सोता था, मेरी पलकों पर तुम करवटें बदलती थी, मैं जहाँ कहीं होता था, तुम्हारी सांस मेरी सांसों में चलती थी। तुम आसमान में सपनों के बीज बोती थी, अलकों पर तारों की जमातें ढूंढती थी। घूमता था मैं तुम्हारी कल्पनाओं के कोलाहल में, स्पर्श तुम्हारी हथेलियों का मेरे मन में कहीं रहता था। तुम शब्दों के जाल बुन बुन कर बिछाती थी, मैं जाने अनजाने निकल जाता था। तुम्हारे कोमल, मध्यम और पंचम स्वरों के उतार चढ़ाव मैं कभी समझता था, कभी नहीं समझता था। तब मैं व्यस्त रहता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ और फिर वहाँ से वहाँ, कुछ सुनता था कुछ नहीं सुनता था, कुछ कहता था कुछ नहीं कहता था, पर तुम जो कहती थी कुछ प्यार व्यार जैसा, वो फिर से कहो ना। कितनी प्यारी कविता है, कितनी प्यारी कविता है, बहुत प्यारी कविता है मैम, बहुत सुंदर। आपने मैम कविताओं और यात्रा वृत्तांतों के अलावा संस्मरण भी लिखे हैं, तो हाँ। ये संस्मरण थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अपने निजी जीवन में या अपने अनुभवों में जो अपने आसपास आपने देखा, मूलतः ये उस पर आधारित होते हैं या कैसे, मतलब आपको क्या, किस, क्यों आपको मजबूर करता है इस तरह के संस्मरण जो आप कागज पे उतारती हैं, कहाँ से आते हैं ये अनुभव? वो सब अब जब बैठते हैं संस्मरण लिखने, तो बच्चे मेरे कहने लगे कि संस्मरण लिखो। पहले संस्मरण लिखने का मेरा कोई ख्याल भी नहीं था। बच्चे कहने जी लगे कि इतनी इतनी बातें जो आप अपने बचपन की बताती हो, कभी अपने किशोरावस्था की, कभी शादी के बाद की, कभी हर समय हर पीरियड की जो बातें आप बताती रहते हो ना, तो ये सबको लिख के एक तैयार करो। तो उस तरह से संस्मरण लिखना शुरू हो गया। तो वो कोई सोच कर ऐसे नहीं लिखा था, तो अभी हो जी। गया कि कुछ लिखने लगे। ऐसा कोई संस्मरण है मैम, शॉर्ट सा, अगर संभव हो आप हमारे लिए पढ़ पाए अभी तो, अगर आपके पास अभी आसानी से उपलब्ध हो? पढ़ने का संस्मरण तो क्या बताएं, पढ़ने के लिए जो मदर थी मेरी, तो जैसे जी ही 16-17 साल, 16 ही साल मेरा उम्र अभी हुआ, तो कहने लगी कि अभी लड़का खोजना है, लड़का खोजना है शादी के लिए, 2-3 साल लगेंगे खोजने में। और संजोग की बात की तुरंत लड़का मिल गया पसंद का और शादी हो गई। तो उस समय ये बीए का 2 साल 3 ईयर डिग्री कोर्स होता था, तो 2 साल बीए की पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी थी। तो अभी गर्मी छुट्टी जैसे ख़त्म होती तो फाइनल ईयर में पहुंचना था, लेकिन गर्मी छुट्टी में ही शादी हो गई। और
मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग सिलीगुड़ी में थी, हम लोग दरभंगा में रहते थे। जी तो उसके बाद बीए फाइनल की 1 साल की पढ़ाई तो बाकी थी, लेकिन ना तो वर पक्ष के किसी की ऐसी मंशा थी कि ये पढ़ाई पूरी हो, ना कन्या पक्ष के और ना जी पति का। कोई भी इस बात के लिए उतना इच्छुक नहीं था कि ये पढ़ाई 1 साल पूरी कर ली जाए। और सच कहे तो मेरा भी कुछ ऐसा जिद नहीं था कि करनी ही है, करनी ही है। तो शादी हुई और बस माँ चाहती थी कि लड़का के साथ जाओ, और सिलीगुड़ी चले गए, पढ़ाई पीछे रह गई। तो वहाँ के बहुत अनुभव अच्छे अच्छे मेरे हैं, वो सब लिखा है किताबों में। वहाँ जी इतने कम उम्र में पहुंची, और हस्बैंड का टूरिंग जॉब था, तो हफ्ता में कई बार टूर पर चले जाते थे। तो जो लैंड लेडी थी और उनके हस्बैंड थे वहाँ पर, बूढ़े थे वो लोग, काफ़ी एजेड थे उस समय, मेरे उम्र के हिसाब से काफ़ी एजेड थे। तो वो लोग तो सिलीगुड़ी था तो बंगाली दंपत्ति, उनके जी 2 जी छोटे जी छोटे बच्चे। तो उस समय खाली समय बिता, हमको हमेशा से अपनी माँ को देखते थे कि मदर इन लॉ को, कि वो लोग खाली नहीं बैठता था, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, कुछ करना। तो वही मेरे में भी। तो हम सोचे कि अब इतना खाली समय है, क्या करें, तो चलो बंगला सीखते हैं। तो वाह वहाँ करीब 1.5-2 साल रहे, उसमें बंगला लिखना और पढ़ना। वो जो मकान मालिक थे हम लोग के, वो वकील थे, तो वो 1-1:30 बजे घर आ जाते थे अपना सुबह कोट करके। जी तो खाना वाना खाने के बाद समझिए कि 4 बजे उनके यहाँ बुलाते थे कि आओ बैठो मेरे पास, गपशप करो। एकदम बच्चे की तरह समझते थे हमको ना, कि उस उम्र के जी जी एल्डरली कपल। तो उनसे हम सोचे कि बंगला सीख। तो वो कॉपी आज भी मेरे पास है, बंगला सीख लिया, लिखना भी पढ़ना भी। वो मेरे लिए बहुत 1.5 साल का समय बहुत अच्छा वाह रहा। और सबसे अच्छा कि वो बंगला सीखने के बाद हम गीतांजलि को मूल रूप से खरीद के और पढ़ सके। गीतांजलि वाह को वाह हम, वाह हाँ, उसका अनुवाद पढ़ने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब गीतांजलि तुरंत उसी समय खरीदी, तुरंत जैसे ही पढ़ने आ गया तो जी गीतांजलि खरीद के लिए और उसको पढ़ना एकदम से शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। तो एक मैं कहूंगी मैनेजेबल भाषा नहीं थी आपकी, अच्छी पकड़ हो गई थी बांग्ला पे, क्योंकि आपने कहा पढ़ना लिखना और आपने हाँ हाँ गीतांजलि भी पढ़ा बांग्ला में ही। हाँ हाँ, अब हम बंगला पढ़ सकते हैं। अब हम बंगला पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा टटोल के, पर पढ़ना और बोलना पढ़ना सीखना सब। उसके तो बाद हम लोग जब देखिए सूडान गए, सूडान में तो अरेबिक भाषा चलती थी। हाँ हाँ उस हाँ जी सूडान में तो इंग्लिश भी कोई नहीं समझता था, हिंदी की तो बात ही छोड़िए। तो वहाँ एक डिक्शनरी से पढ़ पढ़ के 5 साल के दरमियान इतना अरेबिक हमको आ गया कि नौकर को डांट फटकार कर सकें। जी तो भाषा सीखने की थोड़ी मेरी माने हमें है थोड़ा सा कि कोई भाषा सीखे तो उसको जी सीख जी लेते हैं करके, इस तरह से। और किसी भी लोकल रीजन में जब आप रहते हैं और उस वहाँ की भाषा आप बोल लेते हैं, तो वैसे भी वो आपको आसानी से जुड़ने में मदद करता है वहाँ के स्थानीय हाँ हाँ लोगों से। हाँ हाँ, शुरुआत में वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी भाषा को लेके, क्योंकि वहाँ दुकान में कोई इंग्लिश भी नहीं समझता था। तो हम्म बहुत मुश्किल से, लेकिन बाद में तो उतना मैनेज कर रहे थे हम लोग, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था फिर। वही जी उसके हेल्पर के कारण, वो जो घर का काम करता था ना, जी जी उसके जी हेल्प से आदमी भाषा को जल्दी समझ पाता है। और रोजमर्रा की भाषा में बात हाँ करना सीखता है हाँ, जी क्योंकि रोज की बात होती है ना, तो इसीलिए। बिल्कुल। अ, मैम चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल आजकल क्या नया लिख रही हैं आप, क्या आने वाले आपके कौन सा कविता संग्रह आ रहा है आपका, या आप शायद यात्रा वृत्तांत की बात कर रही थी जो आने वाला है। हाँ हाँ, एक मेमोयर के टाइप में किताब लिख रहे हैं, वो उसमें जी यात्रा का वर्णन भी है, और जैसे कुछ यादगार मेमोरी में जो छोटी छोटी बातें हैं, वो सब मिला जुला हुआ है। एक आने की संभावना है निकट भविष्य में। जी जी और मैं चाहूंगी कि ये सवाल मैं हमेशा, मेरा कॉमन रहता है मेरे किसी भी अतिथि के साथ, मैं चाहूंगी कुछ आपका ऐसा पढ़ा जिसने आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाला हो, कुछ ऐसा आप हमारे व्यूवर्स को अगर आप रेकमेंड करना चाहें और उन्हें भी कहना चाहें कि वो चीजें वो जरूर पढ़ें, ऐसी कोई किताब अगर हो तो प्लीज हमें बताएं। ऐसी किताब है कि हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई उनका जीव आत्मकथा जो है, मैं 4 क्या भाग भूलूं में। क्या याद करूं। वो बहुत ही जी अच्छा, माने उतना खुलेपन से हमको नहीं लगता है कि कोई उतना साफ गोई के साथ अपनी आत्मकथा को लिख सकता है।
कितनी बार पढ़ी है, बहुत ज़्यादा हमको पसंद है उसको, उसकी भाषा, उसकी सरलता, उसके डे टू डे उसकी जो बातें हैं, माने एकदम स्वाभाविक रूप से उसको बहुत अच्छी लगी हमको। और उन्होंने तो बहुत विपन्नता देखी मैम, बहुत कष्ट देखे। बहुत बहुत ज़्यादा, जी। बहुत ज़्यादा। और फिर ये आपका विमल जी मित्र का है खरीदी कौड़ियों के मोल, बंगला का हिंदी उसका रूपांतर, कौड़ी दिए जी किनलाम बंगला का, तो खरीदी कौड़ियों के मोल। तो ये सब किताबें, फिर प्रेमचंद की गबन पिक्चर, गबन जो प्रेमचंद जी की का नॉवेल उपन्यास, और उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेरे पर पड़ा। उसमें जो जो जालपा उसकी हीरोइन, जो नायिका, बहुत ही, वो सब किताबें। अभी हाल में हमने प्रेमचंद की रंगभूमि पढ़ी, तो इतने दिन से नहीं पढ़ा हुआ था, तो बुक फेयर में खरीदे थे तो भूल गए थे, पढ़ना रखा हुआ था। जी तो जी इन सब किताबों का तो कोई जोड़ ही नहीं जैसे है, जोड़ ही नहीं है। पढ़ते हैं तो एकदम उसमें, उसी दुनिया में जैसे आदमी विचरण करने लगता है, सच पूछिए तो। बिल्कुल 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 मैम। और कहते हैं ना कि एक जीवन में सब कुछ सीख पाना संभव नहीं है, पर अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आप दूसरों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखते चलते हैं। हाँ हाँ और हाँ। ऐसे ही तो जीवन समृद्ध बनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कम समय में। मैम चाहूंगी कि आप कुछ अपना मैसेज हमारी बड़ी बिंदियों को देती चलें। जी मैसेज तो दिए ही कि समान से चलना है, साथ कदम से कदम मिलाकर, यही तो मैसेज है मेरा। कदम से कदम मिलाकर चलिए, नीचा किसी को मत दिखाइए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, और उसके अलावा पुरुषों की अलग है, स्त्रियों की अलग है। उस दोनों को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो अपने में ले आए और आपका उसमें चला जाए। अपनी जी अपनी विशेषताओं को लेकर अपने रास्ते पर चलिए, संतुष्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए। यही जीवन की सबसे, मेरा तो क्या है, पॉजिटिव रहने पर ही एक क्या दिखता है। जी मैम। समय हो गया, समय हो गया तो अब छोड़ दें। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं मैम, पढ़िए प्लीज। नहीं, समय हो जाएगा तो फिर हम क्यों पढ़ेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं मैम, समय बर्बाद नहीं कर रही हैं आप, हमें समृद्ध कर रही हैं, हम कुछ सीख के जा रहे हैं आपसे, बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। अच्छा, कभी उमंग को खोज खोज कर लाती हूँ, कभी उत्साह को झकझोर कर जगाती हूँ, उतर जाती हूँ नंगे पाँव माटी की कालीन पर, सोंधेपन से सराबोर हो जाती हूँ। कभी धूप का छाता लगाती हूँ, कभी छाँव की चिक डालती हूँ, कभी फूल, कभी तितली, कभी आकाश को निहारती हूँ, कभी दूब की कोमलता से तलवों का परिचय कराती हूँ, कभी मौसम के घेरे में बैठी कल्पनाओं में रंग भरती हूँ, कभी ख्यालों के गुलाल उड़ाती हूँ, कभी समय की लकीर पर बंधे किस्सों की पोटली खोलकर जुगाली करती हूँ, मन को इस तरह बहला लेती हूँ। बहुत सुंदर कविता मैम। और कितना कुछ आपने हमारे साथ आज शेयर किया, अपनी यात्राओं के बारे में, अपने जीवन के संस्मरणों के बारे में, अपनी संवेदनशील कविता के बारे में, कविताओं के बारे में, कितना कुछ आपने हमारे साथ साझा किया। और मैं चाहूंगी कि हमारी सभी बड़ी बिंदियों ने, जिन्होंने आपको आज सुना है या आगे भी जो आपसे सुनेंगी, आपको सुनेंगी, वो अपने जीवन को भी आपके संघर्षों से या आपके, मैं कहूंगी, जीवन में जो भी आपने सीखा समझा, उससे वो भी अपने आप को समृद्ध बनाएं और पढ़ती चलें। क्योंकि पढ़ना जो है वो जीवन में कई दरवाजे खोलता है। अगर आप कुछ नया सीखे समझेंगे नहीं, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो जीवन में आगे कुछ नहीं मिलेगा। इतना एक एक समय। बड़ी एक बड़ी ही जी संवेदनशील कविता, छोटी सी है प्लीज टाइम मैम सुना। कहिए। जी, जी, बिल्कुल कहिए मैम, स्वागत है। टूटी हुई जंग लगी लोहे की एक कड़ाही, टूटी हुई जंग लगी लोहे की एक कड़ाही, लुढ़की पड़ी है मेरे घर के पिछले कोने में। कितनी होली दिवाली देख चुकी है, बनाए हैं कितने पकवान वर्षों तक, धुल धुल कर सुबह शाम चमका करती थी, कभी पूरी कभी हलवा चूल्हे पर ही रहती थी, नित्य नए स्वाद का निर्माण करती थी, तृप्ति के आनंद का आह्वान करती थी, टूटी हुई जंग लगी लोहे की एक कड़ाही। आते जाते कभी कभी पड़ जाती है नजर उस कोने में, आते जाते कभी कभी पड़ जाती है नजर उस कोने में,
थम जाता है समय, सहम जाता है मन, तैरने लगती है हवाओं में व्यथाओं की टीस, और अचानक घूम जाता है मेरी आँखों में अपनी माँ का चेहरा। कितना कितना मार्मिक आपने एक कितनी मार्मिक बात एक कढ़ाई के ज़रिए आपने कह दी। उसने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं, क्या-क्या अनुभव लिए हैं, क्या-क्या सुख देखे हैं घर में, और आज उसकी ये स्थिति है और हम कहीं न कहीं हम सारे मनुष्य उसी दिशा में ही आगे जा रहे हैं, हम सबका भी वही हाल होना है। कितना कुछ कह गई आपकी छोटी कविता, और अब ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैंने जैसा आपके परिचय में पढ़ा था कि मैम छोटे से छोटे जीवन जो हमारी दैनिक यात्रा है उसके दौरान जो विषय मिलते हैं उन पे भी कविता कह लेती हैं। बहुत बहुत सुंदर मैम, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज यहाँ पर ये समय व्यतीत करके। आपसे न जाने कुछ कितना कुछ सीख के हम जा रहे हैं, और मेरी बड़ी बिंदियों को भी आपने आज कितना कुछ यहाँ पे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना समय हमें भी हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार। और चलते-चलते मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों को यहाँ पर बताती चलूँ कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आपको बाय मी अ कॉफ़ी का लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे लिए कम से कम 1 और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है, ये कैंसर हाँ, सर्वाइवर्स के लिए जाती है। अच्छा, ये अच्छा। कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। ओके, नमस्कार। नमस्ते।